हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। मेरा आज का टॉपिक सीटेट एग्जामिनेशन 2018 का पूछा गया सीडीपी का प्रश्न है और आज हम लोग इस सीटेट एग्ज़ाम 2018 के सीडीपी के पूछे गए प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। और यह पेपर 1 है और ये क्लास 1 to 5 वाले के लिए। आइए हम लोग आज पहला क्वेश्चन को समझते हैं कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। एक टीचर जो है वो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग करता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट आपका जाएगा? बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और सीखने के अंतरालों को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। बताइए आपका कौन सा राइट जाएगा? तो आपका राइट जाएगा ये 2 नंबर, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। देखिए, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करता है। तो इसलिए मूल्यांकन करता है कि वो बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जाने। अगर टीचर मूल्यांकन नहीं करेगा, मूल्यांकन का मतलब मूल्य का आंकन, यानी बच्चा ने कितना लर्निंग किया ये जानने के लिए टीचर क्या करता है? मूल्यांकन करता है। तो शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। क्यों? कि वो बच्चे की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जाने। एक टीचर जानेगा कि उसका बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसका उपलब्धि का स्तर क्या है, और ये तभी संभव है जब वो मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करेगा, तब वो जानेगा। इसलिए आपका राइट 2 जाएगा। तो आप समझ गए कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग क्यों करता है? ताकि वो बच्चे के प्रोग्रेस को जाने और उसका उपलब्धि स्तर जानेगा। ये तभी संभव है जब मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में बताइए आपका कौन सा राइट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ये सतत जो लगातार चलते रहता है या व्यापक मूल्यांकन से संबंधित कौन नहीं है? देखिए, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान रूप से चिन्हित करने में उपयोगी होता है। यह तो आपका मूल्यांकन में है, या ये तो आपका है, ठीक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये भी है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी है। लेकिन देखिए ये आपका ऑप्शन नो जाएगा, नहीं वाला। क्योंकि देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ये तो नहीं ना है। इसका मूल्यांकन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, ये मूल्यांकन से संबंधित नहीं है और इसमें नहीं वाला कहता है। इसीलिए आपका ऑप्शन ये 2 राइट जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, ये तो आपका है, ये मूल्यांकन से संबंधित है। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन संबंधित है कि ये बच्चे का धीमा, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करना उपयोगी होता है। क्योंकि मूल्यांकन होगा तब ना पता चलेगा बच्चा धीमा है, खराब है, बुद्धिमान है, ये तो है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अब परीक्षा अब देखिए टीचर जो है मूल्यांकन नहीं करेगा तो बच्चे के बारे में पता नहीं कर सकता है, इसलिए अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये भी हो जाएगा। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होता है, ये भी है। लेकिन ये नहीं है, ये भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ये जो है ये सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं, इसलिए जाएगा। अब देखिए आपका बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। बच्चे में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। बच्चा जो है टैलेंटेड हो सकता है किस कारण से? एक अनुशासित दिनचर्या से, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से, एक संसाधन समृद्ध वातावरण से, सफल माता पिता से।
देखिए बच्चा में जो प्रतिभाशालता आता है, बच्चा जो टैलेंट होता है, एक अनुशासित दिनचर्या से नहीं आएगा। ठीक है। अब देखिए एक संसाधन और समृद्ध वातावरण भी दीजिएगा तो भी नहीं होगा, सफल माता पिता से भी नहीं होगा। तो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से, क्योंकि आपने डेवलपमेंट पढ़ा है। ये डी बराबर क्या होता है, एच गुना ई। ठीक है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल ही डेवलपमेंट है, ये आप जान रहे हो। तो बच्चा प्रतिभाशीलता जो होता है, बच्चा में जो टैलेंट होता है, वो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होता है उससे होता है। ठीक है ना। अब खाली आप उसको अनुशासित दिनचर्या दे दीजिएगा, इससे बच्चा टैलेंटेड नहीं हो जाएगा। अच्छा, उसको खूब संसाधन वाला समृद्ध वातावरण दे दीजिएगा और उसमें हेरिडिटी का कोई रोल ही नहीं है तो भी नहीं होगा। अब सफल माता पिता है, ये भी नहीं होगा। तो आपका बच्चा में जो प्रतिभाशीलता होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित, देखिए क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित है, यानी सामाजिक रूप से भी वो वंचित है, आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाला कोई बच्चा है, उसमें क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए, आपको बताइए कौन सा राइट होगा। बच्चे को उसकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करते हो, जैसे ही आप वर्गीकृत करते हो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये भी गलत हो जाएगा। उनकी भाषा के उपयोग से हतोत्साहित करना ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सके, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कक्षा के माहौल की आवश्यकता, उसका ऑप्शन ये आपका 3 नंबर राइट जाएगा कि उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उसके का उपयोग करता है। ये आपका सबसे राइट जाएगा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से होने वाला जो बच्चा है उसको कक्षा में कैसा माहौल होना चाहिए कि उनके संस्कृति, उस बच्चा का जो सांस्कृतिक है और भाषाई ज्ञान को महत्व दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चों में प्रोत्साहन आएगा। ठीक है, इससे बच्चों में प्रोत्साहन आता है, इसलिए आपका ऑप्शन ये राइट जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कक्षाओं में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। बताइए आपका कौन सा राइट होगा। उन्हें अन्य बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के मतलब कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। आपका ऑप्शन 2 राइट जाएगा। देखिए क्या कहता है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए, एक क्लास है उसमें सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है क्या, कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके का उपयोग करे। एक शिक्षक उस बच्चे के अनुकूल उसको इन्वायरमेंट दे, उसको उस तरह का प्रेरक निर्देशन दे, उसको उस तरह से प्रेरित करे, यानी बच्चे को मोटिवेट करे। ठीक है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चा है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, शिक्षक को अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीका का उपयोग करना चाहिए। शिक्षक को उस बच्चे के अनुकूल और एक प्रेरणा वाला निर्देशन देना चाहिए। ये सबसे राइट आपका 2 जाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका कौन सा आंसर राइट होगा। अति संवेदनशील बच्चा है, अति संवेदनशील, संवेदनशील नहीं अति संवेदनशील, बहुत भावुक बच्चा है को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। बहुत संवेदनशील बच्चा है, बहुत भावुक है, जरा सा कुछ बोलो तो रोने लगता, यानी बहुत ही भावुक है। तो अति संवेदनशील बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उन्हें दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। इसमें देखो नहीं वाला कर रहा है, हाँ वाला तो नहीं करा। अति संवेदनशील बच्चा है, सीखने में मदद करेगा, एक कार्य को छोटा और प्रबंधनीय खंडों में तोड़ देगा तो ये इसका मदद करेगा, ये इसका हेल्प करेगा। ठीक है, यानी ये आपका यस हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अधिगम के वैकल्पिक तरीका का पेशकश करोगे, ये भी आपका यस हो जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करोगे, यह भी आपका यस हो जाएगा, यानी आपका ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसमें हमें क्या कहता है, निगेटिव वाला, कि अति संवेदनशील बच्चा है और सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है,
ये उपयुक्त नहीं है। अगर वो बेचैन होता है अक्सर उसको फटकार लगाओगे, एक तो वो अति संवेदनशील बच्चा है और उन्हें फटकार लगाओगे, तो ये तरीका उपयुक्त नहीं। ये सब तरीका सही है, ये आपका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन ये तरीका आपका ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा अति संवेदनशील है और जब वो बेचैन होगा अगर उसको और डांटिएगा तो वो क्या होगा, और टूट जाएगा। इसलिए ये तरीका नहीं होगा, आपका ऑप्शन ये राइट जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चे को पहचान करते हैं जो प्रत्याशी है, बिल्कुल नहीं, विकलांग है, बिल्कुल नहीं, डिस्लेक्सिक है, बिल्कुल नहीं, तो सृजनात्मक। अलग अलग सोच है, देखिए अलग अलग सोच है ना, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चे का पहचान करता है जिस बच्चे का अलग अलग सोच है। इसका मतलब है सृजनात्मक, यानी सृजन करने की क्षमता है, जिसमें सृजन करने की क्षमता होती है उसी में अलग अलग सोच होता है। क्योंकि देखिए यहाँ साफ कर रहा है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चे का पहचान करता है जो सृजनात्मक है, जिसमें सृजनात्मक गुण है, सृजन करने का, निर्माण करने का गुण है, उसमें अलग अलग सोच होगा। ऑप्शन आपका 4 राइट जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। कहता है नीचे जो ये 4 ऑप्शन दिया है, तो निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। देखिए किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया का चर्चा करना, ये तो करता है, ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये भी पॉजिटिव है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तर जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसमें नहीं कहता है, ये आपका निगेटिव है। आपका ऑप्शन ये राइट जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है, ये नहीं करता है। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। अब अभिसरण का मतलब होता है आगे बढ़ना। अब देखो बच्चा को मान लीजिए कोई सवाल में प्रॉब्लम है और टीचर अगर आगे बढ़ जाएगा या आगे का प्रश्न पूछ देगा, तो ये तो समस्या हल करने का तरीका नहीं ना है। इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने का तरीका का वर्णन नहीं है। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न को पूछना। अभिसरण मतलब आगे बढ़ जाना। अब बच्चा को मान लीजिए 1 नंबर के सवाल में प्रॉब्लम है और टीचर चलो उसको 2 नंबर या 3 नंबर पर लेते जाए, तो फिर क्या ये समस्या का हल करने का तरीका का वर्णन नहीं है। और ये सब तो है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में विचार और प्रक्रिया की चर्चा करने की, इसमें हल कर रहा है, ये तो है। देखिए कुछ हल करते समय गलती करने के प्रति ईमानदार रहना, यहाँ भी हल है, यहाँ भी देखिए हल है, हल करने की बात कर रहा है, यहाँ भी हल करता है। देखिए सोच विचार और परीक्षण भी उत्तर जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, इसमें भी हल की भाव है। लेकिन इसमें देखिए अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न को पूछ रहा है, क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने का तरीका का वर्णन नहीं है। अगर अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछ देगा, अब बच्चा को मान लो ये प्रॉब्लम है और टीचर अभिसरण कर दे आगे बढ़ जाएगा, तो ये नहीं है, इसलिए आपका ये राइट जाएगा। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है, उत्तेजना, ये आपका संवेग नहीं है। स्मृति, यादें, ये भी आपका संवेग नहीं है। ध्यान, ये भी आपका संवेग नहीं। डर, देखिए ये डर जो है ये आपका संवेग है, जो एकदम अनायास हो जाता है, ये आपका संवेग है। इसमें डर आपका क्या है, संवेग है। अब देखिए ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। एक 3 वर्ष का बच्चा है, एक 3 वर्ष का बालक है, समझिएगा ध्यान से, और वो बताता है कि दूध जो है ना ये बूथ पर एक मशीन द्वारा उत्पादन होता है, कि दूध को एक मशीन निकलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, ऐसा बात नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण क्यों ना, ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, ऐसा भी बात नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका राइट जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, क्योंकि एक 3 वर्ष का बच्चा है, एक 3 वर्ष का बच्चा है और वो बताता है कि दूध जो है बूथ पर एक मशीन से निकलता है।
ठीक है। तो यहाँ यही दिखा रहा 3 साल का बच्चा का जो जवाब है कि दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर वो बता रहा है, खुद का जो फीलिंग है उस पर बता रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन राइट 3 जाएगा। आई होप गाइज आपको यह प्रैक्टिस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य बनता है, एक आप लाइक करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।